हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑन रीडिंग, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो ऑन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे और किस टेक्निक को यूज़ कर हम अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ कैच हियर, एंड द कैच इज़ that the question statement is always paraphrased by using synonyms and antonyms. इनको कैसे यूज़ किया जाता है और पैराफ्रेजिंग को हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको यूज़ कर हम अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट में जाकर अपने कीवर्ड्स को मार्क करना है। उन कीवर्ड्स को यूज़ कर दिशा की तरह यूज़ कर अपने रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढना है। पैराग्राफ बॉडी में जाकर रेलिवेंट टेक्स्ट ढूंढने के बाद आपने अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना है, ये समझने के लिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़कर आपने वापस अपने रेलिवेंट टेक्स्ट पर आना है और उन दोनों के मीनिंग्स को मैच करना है। अगर आपके मीनिंग्स मैच करते हैं तो आपका आंसर है ट्रू या फिर येस, और अगर मीनिंग्स मैच नहीं करते हैं या कॉन्ट्रडिक्टरी हैं तो आप मार्क करेंगे फॉल्स या फिर नो। और अगर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो इतनी ज़्यादा आउट ऑफ टेक्स्ट है कि वो टेक्स्ट में ढूंढी ही नहीं जा सकती या उसको यूज़ कर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सकते, तो आप मार्क करेंगे नॉट गिवन या फिर कांट से। ये तो था छोटा सा रिकैप कि आखिर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जामिनर्स अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट को इस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में फ्रेज करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स वे में स्ट्रक्चर करते हैं कि उसको पढ़कर एकदम से बच्चों को आंसर नहीं मिलता है। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आंसर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाउ देर आर अ लॉट ऑफ वेज जिसमें एक वर्ड या एक फ्रेज को अलग अलग वेज में एक्सप्रेस कर क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है। यहाँ पर मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्वेश्चन स्टेटमेंट को किस तरह से पैराफ्रेज किया जाता है ताकि रेलिवेंट टेक्स्ट ढूंढने में दिक्कत आए, रेलिवेंट टेक्स्ट तक बच्चे ना पहुँच पाएँ। इसी पूरे प्रोसेस से आपके रीडिंग फैकल्टीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो सपोज़ कीजिए आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में वर्ड दिया हुआ है बाइलिंगुअल, या फिर आपके टेक्स्ट में वर्ड दिया हुआ है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है somebody who can speak more than one language, somebody who knows two languages. नाउ जैसा कि मैं कह रही हूँ कि बाइलिंगुअल का मतलब है somebody who knows two languages, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में वर्ड यूज़ किया जाए बाइलिंगुअल, लेकिन आपके टेक्स्ट में वर्ड यूज़ किया जाए somebody who can speak more than one language या फिर somebody who can speak multiple languages। तो ये पैराफ्रेजिंग है। अब अगर यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को स्ट्रिक्टली अध्ययन करेंगे, जो कीवर्ड आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में है उसी कीवर्ड को लेकर अपने टेक्स्ट को पढ़ते रहेंगे तो आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको रेलिवेंट कीवर्ड के बाद भी अपना टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कि यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दोज वर्ड्स। उसी तरह जो वर्ड है कंप्यूटर जनरेटेड, इसका एक बहुत ही कॉमन सिनोनिम है जिसको हम कह देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह हम ये भी कह सकते हैं समथिंग विच इज़ जनरेटेड विद डेटा पॉइंट्स। कंप्यूटर जनरेटेड को हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड भी कह देते हैं, या फिर समथिंग विच इज़ जनरेटेड बाय अ रोबोट। सो ये सारी ही चीज़ें कंप्यूटर जनरेटेड के सिनोनिम्स हैं। एंड अगर आपके टेक्स्ट में और आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में कोई डिस्पैरिटी है, मतलब कि आपको अपने कीवर्ड्स ढूंढने में परेशानी आ रही है, देन रिमेंबर दैट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ दोज वर्ड्स। जैसे कि वर्ड है ओनली प्लांट्स। ओनली प्लांट्स के काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स।
अब ओनली प्लांट्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड श्रब्स। तो ये सारे ही वर्ड्स ओनली प्लांट्स के सिनोनिम्स हैं, आपको ध्यान रखना है इन वर्ड्स का। और अगर आपको अगेन रेलिवेंट टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्ड्स विच मे बी सिनोनिम्स। उसके बाद बहुत ही कॉमन वर्ड है नॉन नेटिव। नॉन नेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर प्रदेश का वासी नहीं है या फिर बाहर से आया है। नॉन नेटिव को ही हम फॉरेनर भी कहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान who has come from abroad or who has come from an alien land, who himself is an alien. All of these words indicate somebody who is a non-native. This is a very common word which you will find in your paragraphs. And again remember कि आपके हो सकता है कि आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हो नॉन नेटिव, लेकिन आपके टेक्स्ट में लिखा हो फॉरेनर या फिर एलियन. सो दीज आर ऑल्सो योर कीवर्ड्स इन ऑर्डर टू फाइंड द रेलिवेंट टेक्स्ट एंड रीच योर आंसर. बहुत ही कॉमन वर्ड है चेंज. चेंज को हम अक्सर ऑल्टर भी कह देते हैं, या फिर ऑल्टरेशन भी कह देते हैं, या फिर इसको हम मेटामॉर्फोसिस भी कह देते हैं. All of these words are synonyms of the word change and you have to be on a lookout for them. उसी तरह एंटोनिम्स की एक लिस्ट है मेरे पास आपके लिए. ये वो कॉमन एंटोनिम्स हैं जो आपको अक्सर अपनी रीडिंग के दौरान मिलेंगे. स्लाइटली का ऑपोजिट होता है लार्ज, मतलब बहुत सारा. स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा, एंड इसका ऑपोजिट हुआ लार्ज. सो हो सकता है कि आपको इसका एंटोनिम यूज़ कर कर अपने रेलिवेंट टेक्स्ट तक पहुंचना पड़े अपने आंसर को ढूंढने के लिए. उसी तरह फ्लरिशिंग का ऑपोजिट हो सकता है समथिंग विच इज़ नॉट इन अबंडेंस, और समथिंग विच इज़ वेरी मीगर और लैकिंग इन समथिंग. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ फ्लरिशिंग. नाउ आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है. हो सकता है कि वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेजिंग ना की जाए. हो सकता है कि एक वर्ड को फ्रेज में कन्वर्ट कर कर पैराफ्रेज कर दिया जाए, एंड वाइस वर्सा. Again, you have to be careful for these changes and find your relevant text. Working का opposite बहुत ही common है, मतलब कि unemployed. Working का opposite obviously is someone who is not working, and that can be somebody who is unemployed, or somebody who does not have work, or somebody who is not earning any income. So all these are opposites of working. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर हमें ये तो पता होता है कि किसी वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है, बट हमारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि सिर्फ हमें वर्ड टू वर्ड चेंजेस नहीं देखने हैं. हो सकता है हमें वर्ड टू फ्रेज भी चेंजेस दिए हुए हों, तो उनको लेकर भी हमें ध्यान रखना है. बहुत ही कॉमन वर्ड है इन्वेसिव. इन्वेसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट फ्रेंडली और विच इज़ लुकिंग टू कॉन्कर अ पर्टिकुलर पार्ट और अ लैंड. सो इन्वेसिव का ऑपोजिट हो सकता है फ्रेंडली. ये वर्ड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अपनी रीडिंग के दौरान मैंने इसके काफ़ी सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखे थे. हो सकता है आपको भी अपने रीडिंग के समय ये वर्ड देखने को मिले. सो रिमेंबर, इन्वेसिव का ऑपोजिट हो सकता है फ्रेंडली और somebody who is actually a native of that land. प्रेसी, हम बचपन में अपने स्कूल में प्रेसी राइटिंग करते थे. प्रेसी राइटिंग का मतलब है कि बहुत ही संक्षेप में बहुत बड़े पैराग्राफ को छोटे संक्षेप तरीके से कह देना या लिख देना. प्रेसी का ऑपोजिट हो सकता है वेरी डिटेल्ड, या फिर वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, या उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड. यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि नाउन्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको ना देखने को मिले, क्योंकि अक्सर जो नाउन्स होते हैं वो पर्टिकुलर नाउन्स हो सकते हैं, स्पेशल नाउन्स हो सकते हैं, जिनकी कोई पैराफ्रेजिंग नहीं हो सकती. लेकिन वहीं पर जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स को पैराफ्रेज करना, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यूज़ करना सबसे आसान तरीका होता है. यहाँ पर आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे एंटोनिम्स होते हैं, अगर वो हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में यूज़ किए गए हैं, तो अक्सर क्वेश्चन स्टेटमेंट को एक नेगेटिव वे में लिखा जाएगा, क्योंकि हमें मीनिंग मैचिंग करवानी है स्टूडेंट्स से. तो उस मीनिंग मैचिंग को कराने के लिए हमें रिवर्स में उस पूरी स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा एंटोनिम को यूज़ कर कर. तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है. रिमेंबर, हमारा पर्पस है कीवर्ड्स को ढूंढना, कीवर्ड्स के ज़रिए रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढना, रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढने के बाद अपने मीनिंग्स को मैच करना. उसी तरह जो आपके एडवर्ब्स होते हैं
वो भी अक्सर पैराफ्रेज कर दिए जाते हैं। हालांकि उन्हें पैराफ्रेज करना काफ़ी ट्रिकी होता है, तो यहाँ पर भी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। बट रिमेंबर, हमें क्या करना है, हमें अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को ढूंढना है ताकि हम सही टेक्स्ट पर पहुंच सकें और सही टेक्स्ट पर पहुंचकर अपने मीनिंग्स को मैच कर सकें और आंसर्स को मार्क कर सकें। इसी के साथ अब बात करते हैं उन वर्ड्स की जो अक्सर हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जब आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो अक्सर यू विल कम अक्रॉस सच वर्ड्स। नाउ इन वर्ड्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इनके मीनिंग को नहीं समझा तो हम अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे, और हालांकि हमें रेलिवेंट टेक्स्ट तो मिल जाएगा लेकिन हम मीनिंग मैचिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर हमारा पर्पस है मीनिंग्स को मैच करना और ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन मार्क करना। तो एक बार इन वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ एक। यहाँ पर ओनली जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसको यूज़ कर कर अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपके टेक्स्ट में कहीं पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो बहुत ही पर्टिकुलर है, या फिर वो सिर्फ एक चीज़ को दर्शाती है या इंडिकेट करती है, तो वहाँ पर आप अपने ओनली को कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। अगर आप किसी चीज़ पर बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं, या फिर पहुंचते पहुंचते रह गए, या बहुत ही मेहनत के बाद पहुंचे हैं, तो हम कहेंगे हार्डली रीच्ड। हार्डली का मतलब एक तरह से फेलियर भी होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को 100% अचीव नहीं कर पाए। अगर आप 100% में से किसी चीज़ को 0.5% या 1% अचीव कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे हार्डली रीच्ड योर टारगेट। उसके बाद वर्ड आता है ऑलवेज। नाउ ऑलवेज का मतलब बहुत ईजी है, मतलब ऑलवेज 100% या फिर 10 आउट ऑफ 10, हमेशा। नाउ ऑलवेज और हार्डली एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऑलवेज यूज़ किया गया है लेकिन उससे रिलेटेड आपको अपने टेक्स्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर इट्स एंटोनिम, दैट इज़ हार्डली या फिर नेवर। उसके बाद बहुत ही कॉमन वर्ड है मोस्टली। नाउ मोस्टली का मतलब 100% नहीं होता है जैसा कि ऑलवेज का होता है, लेकिन मोस्टली का मतलब ये हो सकता है कि 10 में से 8 बार कोई चीज़ हो गई, या फिर 100% में से 80% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम कोई चीज़ हो गई। जब ऐसा होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली। उसके बाद वर्ड आता है रेयरली। नाउ रेयरली का मतलब है बहुत ही कम बार। 10 में से सिर्फ एक बार या 100 में से सिर्फ एक बार जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे कहते हैं रेयर अकरेंस। रेयरली जब 100 सालों में कोई कॉमेट गिरता है तो हम उसे कहते हैं रेयर अकरेंस। सो रिमेंबर, दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड यू विल इनकाउंटर इन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। उसके बाद वर्ड आता है अप टू एंड फेल बाय। इन वर्ड्स को अक्सर एक साथ यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, the population of a certain scavenger was found endangered up to 70% of its population, and the number of deaths have recently fell by 20%. Now, इस पूरे स्टेटमेंट में up to and fell by दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसको पढ़कर अपने एग्ज़ाम देते समय आप आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। अप टू का मतलब है किसी स्तर तक पहुंचना या फिर उस स्तर तक पहुंचकर उसको छूकर वापस आ जाना। फेल बाय का मतलब होता है किसी स्तर से गिर जाना। दोनों में बहुत अंतर है। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनको एक साथ यूज़ किया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देन अगेन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल योर सेल्फ कि आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। वंस यू हैव डन दैट एंड वंस यू आर अगेन अंडर कंट्रोल, आप अपनी स्टेटमेंट को पढ़िए, कीवर्ड्स को मार्क करिए, कीवर्ड्स के थ्रू रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढिए। रेलिवेंट टेक्स्ट ढूंढने के बाद ही मीनिंग को मैच करना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं परसेंटेजेस की। नाउ जब आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स लाइक ओनली, हार्डली, ऑलवेज, मोस्टली, रेयरली,
इन वर्ड्स को ना यूज़ कर कर परसेंटेजेस को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि 50%, 80%, अप टू 90%, ओनली 10% और फेल बाय 10%। ये सारे वर्ड्स एक्चुअली में ओनली, हार्डली, ऑलवेज को ही इंडिकेट करते हैं। इन परसेंटेजेस को यूज़ करके भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नाउ रिमेंबर, हो सकता है कि आपको ये परसेंटेजेस मिले, लेकिन ये परसेंटेजेस आपको अपने टेक्स्ट में ना मिले। देन अगेन आपको इन परसेंटेजेस को कोशिश करनी है इनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में कन्वर्ट करने की, और फिर अपने आंसर्स को ढूंढना शुरू करना है। उसके बाद बात करते हैं मैनी की। मैनी का मतलब होता है 100 में से बहुत ज़्यादा बार, मान लो 88 टाइम्स या फिर 90 टाइम्स। मैनी ऑफ द टाइम्स मतलब कि 10 में से 8 बार अगर कोई अक्रेंस हो जाए तो हम उसे कहेंगे मैनी ऑफ द टाइम्स। सो इट्स वेरी सिमिलर टू मोस्टली, बट इनमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस को लेके आपने सतर्क रहना है और सही आंसर को मार्क करना है। उसके बाद है बहुत कॉमन वर्ड सम। सम का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा यानी कि 10 में से 2 बार या 3 बार, या फिर 100 में से 33% ऑफ द टाइम्स, या फिर ओनली 40% ऑफ द टाइम्स। सम इज नेवर हाफ ऑफ एनीथिंग। इट कैन बी हाफ, बट दैट इज अ रेयर occurrence. So you have to be careful when you encounter the word sum. It always means less than 50% और वेरी क्लोज टू 50%, या फिर ओनली 2 or 3 टाइम्स आउट ऑफ 10। इन्हीं सारे वर्ड्स का एक सिनोनिम है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब ही सम ही होता है या फिर हार्डली होता है। तो ओकेजनली मतलब कोई ऐसी चीज़ जो 100 में से सिर्फ 10 बार हो रही है, ओकेजनली हो रही है, ओकेजनल अक्रेंस ऑफ एनीथिंग। ये वर्ड को पढ़कर कंफ्यूज होना आसान है, लेकिन रिमेंबर, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये वर्ड मिले, लेकिन आपको अपने टेक्स्ट में ये वर्ड ना मिले। अगर आपको ये टेक्स्ट में वर्ड नहीं मिल रहा है और क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो आपने इसके सिनोनिम को ढूंढना शुरू करना है, मतलब हार्डली, या फिर रेयरली, या फिर समथिंग which is an occasional occurrence which happens only once or twice out of 10 times. Consistently is like always, मतलब हमेशा, बिना कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस किए जब कोई इवेंट होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। जैसे कि हमें अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसे हमेशा करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, या फिर इक्वल इंटरवल्स पे करना चाहिए, या फिर जब मौका मिले तब करना चाहिए। सो कंसिस्टेंटली इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन वर्ड एंड यू शुड नो हाउ इट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू कन्फ्यूज़ यू। अब बात करते हैं एक और बहुत कॉमन वर्ड की, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है 100 में से 99 बार, मतलब आप किसी चीज़ पर पहुंच गए, या फिर 10 में से 8 बार आप किसी चीज़ पर पहुंच गए। यू ऑलमोस्ट क्लियर्ड योर एग्ज़ाम, या फिर यू ऑलमोस्ट क्लियर्ड योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर यू ऑलमोस्ट गॉट मैरिड। So all of these things are instances where this word can be used. Again, you don't have to get confused. Remember, आप यहाँ पर कीवर्ड्स को मार्क करेंगे। कीवर्ड्स को मार्क करने के बाद रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढेंगे। रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढने के बाद आप अपने मीनिंग्स को मैच करना शुरू करेंगे। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को एक कॉम्प्लेक्स वे में फ्रेज किया जाता है। लेकिन इस कम्प्लेक्सिटी को टैकल करने का भी एक तरीका है, और वो तरीका है कि उन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। सो विद दिस वी रैप अप दिस वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।